जय हिंद दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। बिल्कुल आपने सही पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग ना केवल माइंडसेट के बारे में बात करेंगे बल्कि हम लोग सीडीएस 1 2026 को क्लियर करने के लिए राइट स्ट्रेटजी एंड राइट अप्रोच की बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में बात करेंगे और आपको लास्ट में आपको मैं फ्री रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं विद इन 60 डेज। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, कुछ बेसिक बातें हैं, इन्हीं बेसिक बातों को फॉलो करना है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक बातें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो बहुत इजीली तरीके से। ठीक है, इन्हीं बेसिक बातों को हमें इन टोटल 60 डेज में कवर करना है। ठीक है, उन्हीं बेसिक बातों को हम लोग बात करेंगे। तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीजों के बारे में देख लेते हैं। सभी को पता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीडीएस में टोटल 3 एग्जाम आते हैं। ठीक है, टोटल 3 एग्जाम आते हैं सीडीएस में। सबसे पहला क्या होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है, देन उसके बाद जीके होता है, देन उसके बाद मैथ्स होता है। ठीक है, इंग्लिश में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, जीके में 120 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में 100 क्वेश्चन आते हैं। ये सभी टोटल 300 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स ईच होता है। ठीक है, सभी 2 आवर के होते हैं। आई होप आपको इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये चीज देखेंगे कि जो हमारा लास्ट का जो 60 डेज है ना, इस 60 डेज में आप देखोगे कि 3 टाइप के एस्पिरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के एस्पिरेंट। तो सबसे पहला जो देखते हैं कि भाई जो इनिशियल स्टेज में है, कि भाई जिसका अभी तक का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा है। ठीक है, जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो रखा है। ठीक है, दूसरे टाइप का क्या है, जो मिडिल में है, उनका क्या है, सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। तो इनका सिलेबस तो कंप्लीट हो रखा है लेकिन एनफ प्रैक्टिस नहीं हो रखी है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तीसरा क्या है, कुछ जो फाइनल स्टेज में है, जो मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं। ठीक है, जो जिन्हें हम रिपीटर्स भी कहते हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिया है लेकिन कुछ 1-2 मार्क्स से क्या है, ये पीछे रह जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। दूसरे क्या होते हैं कि सीडीएस तो क्लियर हो गया है लेकिन एसएसबी नहीं क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में ये आते हैं। तो ये तो काफी आगे हैं। ठीक है, इनको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले क्या है, इनका सिर्फ 2 ही चीजें, जैसे रिवीजन है, ठीक है, दूसरा है प्रैक्टिस। इन्हीं दोनों चीजों पे तो ध्यान देंगे और इजीली तरीके से ये लोग सीडीएस क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बस फंसते हैं ये 2 लोग जो मेरे हिसाब से जो फ्रेशर्स होते हैं। ठीक है, इनको समझ में ये नहीं आता है कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से बिल्कुल प्लान्ड वे में हमें काम कैसे करना है। ठीक है, ये क्या करते हैं, पहले मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक करने के बाद उसमें ढेर सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है और वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, और वो जब पेपर देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल में वो पैनिक कर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इनको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इनको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और जो रिपीटर्स हैं, जो 1-2 मार्क्स से रह जा रहे हैं, बॉर्डर लाइन केसेस हैं, उनको भी बहुत कुछ चीजें नहीं लेकिन हाँ कुछ चीजें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज है, अब देखो इनको इनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, इनका सिलेबस भी कंप्लीट है, इनकी एनफ प्रैक्टिस भी है, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं एग्जाम में जिनकी वजह से इनका कह सकते हो इनका सीडीएस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। उन्हें उन मिस्टेक्स पे काम करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। ठीक है, अगर वो इतनी सारी चीजें करेंगे लास्ट स्टेज में, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक पे थोड़ा सा ध्यान देना है। मॉक आपके पीवाईक्यू बेस्ड होने चाहिए, आप इवन पेपर उठा करके भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप किसी कोचिंग के भी लगा सकते हो, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा पीवाईक्यूज। ठीक है, आप आप पेपर को निकलवा लीजिए, उन्हीं को क्या है, उन्हीं के मॉक दीजिए, उन्हीं की प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। दूसरा है जो मिडिल में होते हैं, इनको इनको भी सबसे ज्यादा जो फोकस करने की जरूरत है, वो अपने पीवाईक्यूज पे फोकस करने की जरूरत है, प्लस अपने नोट्स पे फोकस करने की जरूरत है, प्लस
जो एमसीक्यूज हैं, जो भी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज आते हैं, उन पे फोकस करने की जरूरत है। और दूसरी चीज क्या है कि इनको कम से कम नहीं 6 to 8 आवर्स अपनी स्टडी के लिए देना ही पड़ेगा लास्ट 60 डेज में, अगर वो सीडीएस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो 6 to 8 आवर्स देना पड़ेगा, 2 आवर पर सब्जेक्ट नियर अबाउट। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से प्लान बना लेना, बट मोटा मोटा यही होना चाहिए। दूसरी चीज, जो इनिशियल स्टेज में है भैया, सबसे ज्यादा इनको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, एनफ प्रैक्टिस नहीं है, तो इन्हें क्या है कि कम से कम नहीं 10 घंटे तो दिन के देने ही पड़ेंगे, अगर सीडीएस जैसे एग्जाम को क्लियर करना है। क्योंकि आपको पता है कि सीडीएस डे बाय डे क्या होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। ठीक है, तो इस टफनेस को मैच करने के लिए आपको ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपको काफी चीजें करनी है। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, ये 10 घंटे बिल्कुल इफेक्टिव होने चाहिए और राइट डायरेक्शन में होने चाहिए। वो राइट डायरेक्शन में अभी बताऊंगा क्या क्या चीजें करनी है, कुछ कॉमन चीजें बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इधर उधर नहीं, मल्टीपल सोर्सेस के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, अभी इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा, बस मैं एक इंट्रो टाइप का दे रहा हूँ कि भाई इनको जैसे इनिशियल स्टेज में, मिडिल स्टेज में रिपीटर्स हैं, इनको क्या क्या बेसिक बात ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, इनिशियल वालों को सबसे ज्यादा घंटे देने हैं, मिडिल वालों को आपको ज्यादा मॉडरेट 6 to 8 आवर्स देने हैं। अगर रिपीटर्स 4 to 5 आवर्स 6 आवर्स भी देंगे तो एनफ होगा। अब ये सारी चीजें तो ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई हैं, दूसरा है कि भाई एक इस सीडीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए नंबर कितने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कट ऑफ की। ठीक है, अगर आपको कट ऑफ पता होगी तो क्या है, आप उसे टारगेट कर सकते हो कि भाई हम कितने क्वेश्चन में टारगेट करने हैं, कितने नंबर लाने हैं। टारगेटिंग बहुत जरूरी है कि आपकी रेंज क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आईएमए, ठीक है, और एएफए, देन उसके बाद आईएनए है। ठीक है, देन उसके बाद ओटीए। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आईएमए और एएफए की अभी तक की जितनी भी कट ऑफ गई है, उसकी रेंज नियर अबाउट देखोगे तो 120 से 140 के बीच में अराउंड गई है। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह नहीं ले रहा हूँ, एग्जैक्टली भी नहीं बता रहा हूँ, बस आपको मैं रेंज बता रहा हूँ कि यहाँ इतनी जा रही। अगर पेपर इजी आया तो कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी। ठीक है, ओटी में आप देखोगे, ये भी क्या है, आप इसके देखोगे तो नियर अबाउट 100 के अराउंड जाती है इसकी कट ऑफ आईएनए की। ठीक है, ओटी की आप देखेंगे तो ओटी की भी 90 से 110 के बीच में वेरी करती है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। मेन के लिए क्या जाती है, कट ऑफ कम जाती है, वुमेन के लिए कट ऑफ ज्यादा जाती है, क्योंकि वुमेन को में सीट्स कम होती हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से इनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, तो इनके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कट ऑफ को क्लियर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है, इसलिए इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ओटीए में। ठीक है, तो अब हमें ये चीज पता चल गई, ये तो हमारी क्या हो गई कि ए सीडीएस एग्जाम की कट ऑफ हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एसएसबी के बाद जो हमारी फाइनल कट ऑफ जाती है। ठीक है, एसएसबी के भी नंबर जुड़ते हैं। आपको पता है कि 300 मार्क्स का रिटर्न होता है और 300 मार्क्स का एसएसबी होता है। ठीक है, टोटल मिलाकर के 600 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, इसकी रेंज जो स्टार्ट होती है वो 240 से 270, ये लास्ट कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ये कट ऑफ है। ठीक है, अब 240 से 270 के बीच में जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि पेपर बहुत टफ आएगा तो 240 तक चली जाएगी, पेपर बहुत इजी भी आ जाएगा, जब मॉडरेट आएगा तो 270 जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, फाइनल कट ऑफ होती है फॉर फाइनल सिलेक्शन। इसको देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि 50% से कम मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। और इस एग्जाम की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप की रैंक कुछ भी हो, ठीक है, आप लास्ट ही क्यों ना है, ठीक है, लेकिन आप बनेंगे वही। सभी की रैंक लास्ट में जाकर के सेम ही मिलने वाली है। लेफ्टिनेंट बन रहा है कोई तो सभी लेफ्टिनेंट ही बनेंगे। अच्छी चीज ये है। जबकि सीएससी एससी में क्या होता है कि भाई आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए तब जाकर के आपको आईएएस मिलेगा, कम मार्क्स आए तब जाकर के आईपीएस मिलेगा, इस हिसाब से होता है। यहाँ अच्छी चीज क्या है कि कोई किसी की रैंक आए पेपर में, ठीक है, लास्ट कोई भी फाइनल कट ऑफ अगर क्लियर कर दी है
डेफिनेटली अगर उसका मेडिकल भी क्लियर हो गया है तो वो इन है, फिर वो अकेडमी जा रहा है, ठीक है। तो अच्छी चीज यही है, आपको बस यही ध्यान देना है कि फाइनल कट ऑफ कितनी आ रही है। फाइनल कट ऑफ 270 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि 50% पे आपका पेपर क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसी के हिसाब से, इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच करने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। अब हमें टारगेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ये हमें कट ऑफ के बारे में क्लियर हो चुका है। अब हमें टारगेटिंग क्या करनी है, टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। टारगेटिंग में देखोगे आप, तो सबसे पहले 300 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 300 मार्क्स का आता है, तो इसमें कम से कम नहीं, अगर आप, मैं बता रहा हूं, अगर आप 200 सॉरी 180 या 200 के बीच में अगर आप अपना टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। हम्म। वन 180 और 200 के बीच में अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या है कि आपके इतने मार्क्स तो नहीं आने वाले, पहली चीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके जो मार्क्स आएंगे वो 150 से 160 की रेंज में आने के चांसेस हैं। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सीडीएस क्लियर हो रहा है, ठीक है। चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, चाहे जितना भी इजी पेपर आ जाए, अगर इस रेंज में अगर आपके नंबर आ गए तो डेफिनेटली वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स भी होंगे, ठीक है। तो एक चीज आपको पता है कि भाई 30 मार्क्स सीडीएस के रिटेन एग्जाम के होते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, मान लीजिए 150 से 160 के बीच में आए हैं आपके जो भी मार्क्स हैं, फिर 300 मार्क्स आप देखोगे एसएसबी के भी आ रहे हैं, ठीक है। 300 में से अगर आप इसमें से 110 या फिर 110 से 130 के बीच में भी मार्क्स ला रहे हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन 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 जो एसएसबी है ना, कोई कितना भी कह ले, एसएसबी बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, ठीक है। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है इसके अंदर। आप, जब मैं एसएसबी दे रहा था तो मुझे सब रियलाइज हुआ कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। इवन रिकमेंडेड पर्सन भी बाहर किया जा रहा है, फर्स्ट स्टेज में स्क्रीनिंग में स्क्रीन आउट हो रहे हैं, कूड़े के भाव सब। आप सोचिए, इतना ज्यादा अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं है एसएसबी का कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमारे हाथ में ये सीडीएस रिटर्न एग्जाम है, ठीक है। इसलिए जितना ज्यादा हम यहाँ पर एफर्ट लगा के स्कोर कर सकते हैं, उतना ज्यादा आसान होगा एसएसबी में। एसएसबी में मेरा मानना है कि अगर आप रिकमेंड हो गए हैं, ठीक है, एसएसबी में आप रिकमेंड हो गए तो दोबारा इस प्रोसेस में ना फंसे, सीधा आप एकेडमी जाएं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से वापस नहीं लौटना है, इस हिसाब से आपको अपने सीडीएस के रिटेन एग्जाम में इतना ज्यादा स्कोर कर लेना है। इसलिए हमेशा ये माइंडसेट रखना है कि आपको बहुत ज्यादा हाई स्कोर करना है, ठीक है। आपको कट ऑफ के बारे में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि कट ऑफ के आसपास लाना है। क्यों? हमें हमें सेफ खेलना है भाई। हम सेफ खेलना चाहते हैं, हम दोबारा इस प्रोसेस में नहीं फंसना चाहते हैं। और अगर आप वाकई में चाहते हो कि इस प्रोसेस में ना फंसो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही हाई मार्क्स गेन करने के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे, हाई मार्क्स आपको क्या करना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा। तो अब जब हाई मार्क्स के लिए आप टारगेट करोगे, उसको अपने दिमाग में बैठाओगे, तभी जाकर के आप हाई मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इफेक्टिव चीज बताता हूँ। क्या होता है कि इंडियन एयर फोर्स में, ठीक है, एएफए में क्या होता है कि हमेशा ये बताया जाता है कि आप 100% तैयारी करोगे ना, नीचे ग्राउंड लेवल पे, तो आप आसमान में आपकी जो तैयारी है वो 50 to 60% ही आप वहां पर क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। इससे ज्यादा आप कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं पाओगे। तो वही सेम केस यहाँ भी अप्लाई होता है कि अगर आप घर पे तैयारी 100% करके जाते हो, तो आप एग्जाम हॉल में, ठीक है, आप एग्जाम हॉल में सिर्फ उसका 50 to 60% ही स्कोर कर पाओगे, 50 to 60% ही प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। इससे ज्यादा आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है। हो सकता हो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है टफनेस बढ़ जाए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको हाई टारगेट करना है। अगर आप 180 to 200 टारगेट करेंगे आउट ऑफ 300,
तब जाकर के आपके इतने मार्क्स आएंगे, 150 टू 160 के अंडर में आएंगे। समझ रहे हो? इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टारगेट करना है। तो हम लोग देखेंगे फिर किस जो सेक्शन होते हैं, जो उसके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि क्या-क्या चीजें हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या है इंग्लिश, ठीक है? अब आपको पता है कि इंग्लिश में आप सबसे ज्यादा गेन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है इजी है, ठीक है? इंग्लिश क्या है? इजी है। एक मिनट। जब इंग्लिश इजी है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कम से कम नहीं 80 प्लस मार्क्स का आपको टारगेट बनाना है। 80 प्लस मार्क्स का टारगेट बनाने का सिंपल सा मतलब है कि भाई कोशिश करनी है कि भाई 120 में से 120 क्वेश्चन को क्या करना है, करके आना है। आप रिस्क लोगे तभी आपको इतने नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है? हो सकता हो, ठीक है, मान लिया कि आपको वोकैब नहीं आ रही, बहुत ट्रिकी है, करके आ सकते हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 110 क्वेश्चंस करोगे तभी जाकर के आपके 180 मार्क्स आएंगे, सॉरी 80 प्लस मार्क्स आएंगे, ठीक है? तो कम से कम इतने क्वेश्चंस आपको टारगेट करने पड़ेंगे। ये तभी टारगेट करोगे जब आपके दिमाग में 80 प्लस मार्क्स होगा, ठीक है? दूसरी चीज क्या है? दूसरा है हमारा मैथ, ठीक है? अब मैथ जिस अब डिपेंड करता है कि मैथ किसकी कितनी तगड़ी है। जिसकी बहुत अच्छी मैथ है, वो भाई 60 प्लस तो स्कोर करने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है? 100 क्वेश्चन में से 60 प्लस करने की कोशिश करेगा। जिसकी अच्छी नहीं है, वो 40 प्लस मार्क्स गेन करने की कोशिश करेगा। डिपेंड करता है किसकी मैथ कितनी अच्छी है, ठीक है? जिसकी जितनी अच्छी है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तीसरा है हमारा जीके। अब जीके में भी चीजें वेरी करती हैं कि भाई कौन किसकी तगड़ी है जीके। जिसकी बहुत अच्छी है वो 50 प्लस सोचेगा, 50 टू 60 प्लस सोचेगा, ठीक है? वैसे इतना भी आसान नहीं है जीके, जीके टफ ठीक ठाक आ रही है, ठीक है? इतना भी आसान नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जिसकी जीके बहुत अच्छी नहीं है, तो वो सोचेगा कि भाई 35 टू 40 के बीच में हमारे मार्क्स आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो डिपेंड करता है कि भाई अगर आपके दिमाग में 180 से 200 के बीच में 200 के बीच में दिमाग में टारगेट है, तो आप एक रूल लेकर के चल सकते हो कि 40, 60 और 80, मतलब 80 किसके हैं, इंग्लिश के हैं, ठीक है? 60 आपके मैथ्स के हैं, ठीक है? देन 40 किसके हैं, जीके के हैं। इस 40, 60 और 80 का रूल लेकर के चलोगे तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश, देखो इंग्लिश में सबसे हाई मार्क्स हैं, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है? मैथ में जिसकी अच्छी है वो 60 मार्क्स इजीली तरीके से गेन कर सकता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा, लेकिन हाँ गेन कर सकता है, डुएबल है। जीके भी 40 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं। अगर ये करोगे तो भाई 200 इजीली तरीके से हो रहा है। 200 टारगेट करोगे तो डेफिनेटली आपके 160 तो आ ही जाएंगे। 160 होगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सेक्शन वाइज करना है, ठीक है? पहले डिसाइड करना है कितने मार्क्स लाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस डिसाइड करने हैं कि कितने अटेम्प्ट करने हैं। मान लीजिए मैथ में 60 मार्क्स गेन करने हैं, तो कम से कम 70 क्वेश्चंस के आसपास तो करोगे, वो कट पिट करके नेट 60 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है? 40 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई उसकी इसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, क्वेश्चंस को डिसाइड करो कितने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, ठीक है? बाकी तो वहां पर डिसाइड करेंगे डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, इजी डिफिकल्ट आएगा, इजी आया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन 40 मार्क्स तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक? अगर आपके दिमाग में है तो, ठीक है? बिना स्ट्रेटजी के, बिना प्लान के जाओगे तो पूरा एग्जाम हॉल में आपका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है? इसलिए बिना प्लान के नहीं जाना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, ठीक है? तो ये चीज आपको डिसाइड कर लेना है, ये प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब हम लोग कुछ चीजें और बात करेंगे। जैसे तो ये चीज हो गया है, अब हम देखेंगे कि भाई इंग्लिश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हमें इन लास्ट 60 डेज में सबसे ज्यादा फोकस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट को, प्लस सब्जेक्ट के अंदर की चीजों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है? अब मान लीजिए जैसे सब्जेक्ट है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट है यहाँ पर, मान लीजिए 3 पेपर है, इंग्लिश है, मैथ है, जीके है। अब मान लीजिए इंग्लिश किसी की वीक है, सपोज दैट, ठीक है? तो इंग्लिश जिसकी भी वीक है वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा इंग्लिश को इम्प्रूव करने में टाइम लगाएगा, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश को, अगर इंग्लिश में आपने स्कोर नहीं किया तो आप फिर पेपर से बाहर हो, ठीक है? आपकी कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर इंग्लिश आपकी मजबूत नहीं है
ठीक है, वीक है तो इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैथ वीक है तो फिर उसके बाद मैथ पे ध्यान देना है। जीके जीके तो मान सकते हैं कि भाई मोस्टली लगभग लोगों की क्या करती है, वीक होती है जीके, ठीक है? वो मानते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपकी इतनी जीके हो है कि भाई आप साइंस के क्वेश्चन कर ले रहे हो, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी के क्वेश्चन कर लो, ठीक है? ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर लो एंड करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन कर लो। तो इतने मार्क्स लिए हो कि हाँ 40 प्लस के अराउंड मार्क्स आ जाने चाहिए, ठीक है? तो इतने मार्क्स तो कम से कम गेन कर लो। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पहले उस स्ट्रेंथ को समझो, आपकी वीकनेस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपकी वीक है, उसको समझो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे किस चीज को प्रायोरिटाइज। किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है तो उस इंग्लिश पे थोड़ा सा कम ध्यान दो, मैथ पे ज्यादा फोकस कर लो, जीके पे ज्यादा फोकस कर लो, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी आपको खुद, ठीक है, बाई ओन सेल्फ। समझ में आया? ये डिसाइड कर लेना, तभी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस पेपर को क्लियर करने में, अदरवाइज आप फंसोगे फिर, ठीक है? देन उसके बाद देखेंगे कुछ पेपर वाइज देखेंगे, तो सबसे पहले इंग्लिश में देखोगे आप, इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश में आप देखोगे तो तीन तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? ये आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर एनालाइज किया है तो डेफिनेटली आप जानते होंगे, तीन टाइप के पेपर क्वेश्चंस आते हैं। एक है रीडिंग, दूसरा क्या है वोकैब, तीसरा क्या है ग्रामर, ठीक है? अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से, मैंने जिस हिसाब से अभी जब मैं एनालाइज कर रहा था पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो रीडिंग है। रीडिंग सेक्शन आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, उतना आपकी पकड़ होगी इस इंग्लिश के पेपर पे। आप वोकैब के भी क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि रीडिंग सेक्शन पे स्ट्रांग होने का सिंपल सा मतलब है कि आपकी वोकैब भी ठीक ठाक है। समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ ग्रामर के पीछे नहीं पड़ना है, ग्रामर तो अभी बहुत कम आ रही है। अगर आप देखोगे पूरे, तो ज्यादा ग्रामर नहीं आ रही है। आप देखोगे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन है कुछ, ठीक है? आप थोड़ा सा देख लोगे, प्रीपोजिशन के टाइप के हैं, थोड़ा सा प्रीपोजिशन के क्वेश्चन देख सकते हो। लेकिन आपकी रीडिंग जितनी अच्छी होगी ना, तो रीडिंग क्या करेगा, वोकैब को भी कंपनसेट करेगा, रीडिंग ग्रामर को भी कंपनसेट करेगा। इसलिए मैं कहूंगा, मेरा सजेशन ये होगा कि रीडिंग करने के लिए आप कोई एक न्यूज़पेपर कर सकते हो। मैं जो पढ़ता हूँ वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, ठीक है? और इसी इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल द एक्सप्लेन्ड पेज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? एक्सप्लेन्ड पेज को, कुछ इसमें एडिटोरियल्स होते हैं, कुछ एक्सप्लेन्ड से इसके कुछ आर्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करता हूँ। आप जब हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, द एक्सप्लेन्ड सीरीज नाम से आपको एक सीरीज प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, ठीक है? इसके अंदर मैंने क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर रखा है, और यहाँ पर मैंने बताया कि किस तरीके से एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ना है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है फॉर योर इंग्लिश, इवन फॉर योर जीके, ठीक है? जीके में भी देखा जाए तो ग्रामर पार्ट। अब जितनी स्ट्रांग आपकी ये रीडिंग होगी, उतना स्ट्रांग आपका इंग्लिश होगा, ये मैं 110% श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, वीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग। जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतना बेटर होगा आपको, ठीक है? और रीडिंग करने से क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी और आपकी नॉलेज भी अच्छी होगी, समझ रहे हो? जो कि आपके एसएसबी में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो न्यूज़पेपर को कम से कम नहीं, 30 to 45 मिनट एटलीस्ट देना ही देना है, ठीक है? ये आपकी रीडिंग स्किल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा, और ये रीडिंग स्किल आपको क्वेश्चंस को पढ़ते टाइम भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है? क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ऐसे है सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है, तो तब जाके समझ में आता है। अगर आपकी रीडिंग स्किल है ना, तो एक ही बार में आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको हेल्प होगा टाइम मैनेज करने में, आपका जो क्वेश्चन होगा वो जल्दी होगा, ठीक है? इससे आपका टाइम की बचत होगी। टाइम ही तो सारा खेल है इसमें, समझ में आ रहा है? तो टाइम टाइम को आप इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा, 4 दिन छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरा क्या है, दूसरा हमारा, आप देखोगे तो मैथ है, मैथ सेक्शन, ठीक है? मैथ सेक्शन में आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा मैप CDS 2
2025 का पेपर उठाना है और वहां से क्या है, मेजर जितनी भी थीम्स है ना उनको लिख लेना है, जितने भी टॉपिक्स हैं। तो आप इन टॉपिक्स में देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री, कुछ आपको अ, बहुत इजी टाइप के भी टॉपिक्स मिल जाएंगे, कुछ टफ भी हैं, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आती है, आसान है, हो जाएगा। अलजेब्रा भी आसान आती है, अलजेब्रा भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे वहां पर आपको अर्थमेटिक के भी दिख जाएंगे, अर्थमेटिक के आपको ज्योमेट्री आसान होगी, ठीक है, ज्योमेट्री आसान होगी। देन उसके बाद आपको वहां देखने को मिल जाएगा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन थोड़ा टफ आता है, ठीक है, मेंसुरेशन इतना आसान नहीं आता है, मेंसुरेशन टफ आता है। आपको वहाँ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये क्या है, और एक है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने कह सकते हो कि अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करना है कि भाई सबसे देखना है कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री आसान है, ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कर लिया। अलजेब्रा से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कर लिया। ज्योमेट्री भी अपनी रीच में है, ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कर लिया, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम टफ होता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाता है इसको, इसमें स्कोर करना, ठीक है। मेंसुरेशन में थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो जो इजी इजी टॉपिक्स हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज करके उन्हें कर लो, कंप्लीट कर लो लास्ट 60 डेज में। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बहुत टफ टॉपिक के पीछे नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप मैथ के एग्जाम में 50+ स्कोर करना चाहते हो, तो भाई आपके ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स मिला करके हो जा रहे हैं ना, अर्थमेटिक मिला करके हो जा रहे हैं थोड़े थोड़े। अगर मेंसुरेशन में भी कवर करना है तो कुछ टॉपिक कवर कर लेना सारा। मान लीजिए आपको नहीं करना है, टाइम नहीं है, तो सारा मत करना, कुछ इजी टॉपिक्स कर लेना, जिससे 3-4 क्वेश्चन बन जाए। आपको इसी तरीके से सभी में से कर लेना है, इससे क्या होगा, आपके 50+ इजिली तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको कितनी मैथ आती है, ठीक है। तो ये आपको खुद बैठना पड़ेगा, आपके लिए कोई ये नहीं आएगा कि हाँ आपके लिए एनालाइज करने आएगा, आपको खुद अपने साथ बैठना पड़ेगा, पेन कॉपी लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या चीजें वर्क कर रही हैं आपके लिए, क्या चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, किन टॉपिक्स पे आपको काम करना है, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी खुद, तभी भाई होगा। समझ में आ रहा है? तभी मेरा भी हुआ है। जब तक आप खुद के साथ काम नहीं करोगे, खुद के साथ नहीं बैठोगे, पेपर क्लियर नहीं होगा। खुद के साथ बैठो, पेपर इजीली तरीके से क्लियर होगा, और ऐसे क्लियर होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए खुद के साथ बैठना है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा वीडियोस के चक्कर में नहीं पड़ना है कि भाई इनकी वीडियोज आ गई, ये स्ट्रेटजी देख ली, वो स्ट्रेटजी देख ली। खुद के साथ बैठो, जितना खुद के साथ बैठोगे उतना बेटर होगा, ठीक है। खुद एनालाइज करने की कोशिश करो, खुद पीवाईक्यूज को पढ़ने की कोशिश करो, खुद की स्ट्रेटजी, खुद के प्लान बनाओ, और उसको क्या है, टेबल के सामने चिपका लो और उसको फॉलो करो, ठीक है। आपको पता है कि स्ट्रेटजी सभी के पास है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हो क्या है, स्ट्रेटजी सभी के पास है। मैं भी स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, आपके पास भी कुछ स्ट्रेटजी होगी, आपके कुछ ओपिनियन होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन। क्योंकि एक्शन क्या करता है ना, एक्शन सारी चीज डिसाइड करता है। तो एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन, ठीक है। आपने प्लान बनाया, उसको कितना बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। अगर आपने वर्स्ट थिंग को, ठीक है, वर्स्ट थिंग को बेस्ट थिंग में कन्वर्ट करने की, वर्स्ट थिंग को बेस्ट थिंग में कन्वर्ट करने की काबिलियत हासिल कर ली ना, तो आपको एसएसबी यूं ही ले लेगा, बहुत इजीली तरीके से आपको रिकमेंड कर देगा। समझ में आया? तो ये स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करनी है थ्रू दिस प्रोसेस। तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू क्या करना है, ये सारी चीजें करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कि ठीक है 60 डेज है, कोई बात नहीं, लेकिन 60 डेज में मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि भाई इस वर्स्ट थिंग को, जो कम टाइम लग रहा था ना, इसको 60 डेज के बजाय 120 डेज में बना दूंगा। ये काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। इससे ये क्या होगा, इससे आपका पेपर भी क्लियर होगा, एसएसबी भी क्लियर होगा। ये माइंडसेट आपके दिमाग में होना चाहिए। जिस दिन ये माइंडसेट आपने डेवलप कर लिया, तो मैंने तो बता दिया, अब डेवलप करना ये आपका काम है। अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ये मुझे फायदा नहीं करेगा, आप ही करेगा, ठीक है। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखो दो चीजें डिस्कस की हैं, इंग्लिश किया है, मैथ किया है। अब हम लोग जीके करेंगे, ठीक है। जीके में आप देखोगे, जीके भी ज्यादा मतलब बहुत इजी है, देखोगे
तो बहुत बेसिक चीजें ही फॉलो करनी है। जैसे साइंस, साइंस के कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन, सभी को पता है। 10 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, आपको फोकस करना है पॉलिटी। अब पॉलिटी क्वेश्चन की जो वेटेज है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसलिए पॉलिटी क्वेश्चन, पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि इसमें जो एक्यूरेसी, आप 80 टू 90% की एक्यूरेसी लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और पॉलिटी इंटरेस्टिंग भी काफी है। तीसरा क्या है, ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज्योग्राफी कर ली, ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, ना केवल इसकी थ्योरी से बल्कि मैपिंग सीरीज से भी, ठीक है। मैपिंग सीरीज बताऊंगा कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है। तो मैपिंग सीरीज से काफी क्वेश्चन, चाहे वो वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे हो, चाहे वो इंडिया के लेवल पे हो, वहां से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं हर साल, ठीक है। ज्योग्राफी कर लेनी है। अब ज्योग्राफी दो टाइप्स की होती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है, एक इंडियन ज्योग्राफी होती है। अगर आप हमारी जीके की स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, कि किस टाइप की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली क्या है, जीके पे एक स्ट्रेटजी वीडियो लाई है, वहां पर जाकर के देखना। आपको जीके के बारे में समझ आएगा कि जीके कैसे अप्रोच करना है लास्ट 60 डेज में, ठीक है। देन उसके बाद आप इतना कर लोगे। अब देखो, हिस्ट्री आपने कवर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं कवर कर रखा है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ से दो चीजें पढ़नी है, एक एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, एक एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है, एक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, ये कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा पीवाईक्यूज के एनालिसिस से। तो पीवाईक्यूज का आप खुद एनालिसिस करोगे ना, तो आपको इनके थीम्स के बारे में पता चलेगा। अगर आप लोग इस चीज की डिमांड करते हो कि सर इसकी थीम्स की टॉप में थीम्स की वीडियोस बना दो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, जो एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस हम लोग बना देंगे, ठीक है। बस आप, अगर आपको डिमांड लगती है, अगर आप चाहते हो बनाना, देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमें बता देना। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीजें जब कर लोगे तो एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के बारे में यही कहूंगा भैया, अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करना, 50 जगह मत भागना। 50 जगह भागोगे तो डेफिनेटली क्या है, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। वैसे भी बहुत कम दिन है, 60 डेज हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इनको 120 डेज में कन्वर्ट करना, तो भैया करंट अफेयर के पीछे मत पड़ना, ठीक है। आपको क्या करना है कि बहुत लिमिटेड करंट अफेयर पढ़ना है, बट बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अप्रोच समझनी है कि भाई करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। अप्रोच कैसी कि भाई अगर मान लीजिए कोई करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मतलब बिना किसी नॉलेज के, विदाउट नॉलेज कैसे उसको सॉल्व करना है, ये हम लोग आपको सिखाएंगे अपनी आने वाली जो इनकमिंग पीवाईक्यू वीडियोस होंगी, उसमें उसके अंदर हम लोग बताएंगे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है। सबसे ज्यादा आपको साइंस पे फोकस करना है, देन उसके बाद पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, फिर हिस्ट्री सबसे लास्ट, फिर उससे हिस्ट्री से पहले आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है ये सीडीएस के एग्जाम में, ठीक है। देन उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। हाँ, अब देखो कुछ कॉमन चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। इन कॉमन चीजों को आप भूलना मत। तो सबसे पहले क्या है, कॉमन चीजें क्या हैं, इनको आपको लिख लेना है, ठीक है। कॉमन थिंग्स टू फॉलो, कॉमन थिंग्स टू फॉलो। सबसे पहला क्या है कि आपको थीम्स को डिसाइड करना है, ठीक है। थीम्स को डिसाइड करना है कि भाई कौन कौन से थीम्स है। थीम्स का सिंपल सा मतलब है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, पहली चीज। दूसरा क्या है, रिवीजन जो भी करना है, ठीक है, रिवीजन करना है तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स के, और जो शॉर्ट नोट्स होंगे इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको थ्रू एमसीक्यूज के थ्रू क्या करना है, एमसीक्यूज के थ्रू क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा एमसीक्यू करोगे उतना बेटर होगा। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे बेटर क्या है, इसके लिए सबसे बेटर है कि आप क्या करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे। डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करनी है कितने, 50 क्वेश्चंस की।
50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। अब ये 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके जीके से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं और आपके मैथ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस 50 क्वेश्चन बस आपको डेली प्रैक्टिस करते जाना है। शुरुआत में क्या करना है कि 2-3 दिन आपको 50 क्वेश्चन यूं ही करना है, लेकिन जब आप थोड़ा-सा आपको समझ में आने लगेगा, तो आपको क्या करना है, विद इन टाइम इसको टाइमर लगा के करना है, विद इन टाइम। ये जो 50 क्वेश्चन करोगे वो टाइम के अंदर करोगे। इससे क्या होगा, आप लगातार 50 दिन या फिर 40-50 दिन इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करोगे 50 क्वेश्चन ना, तो आपको कोई नींद से भी जगाएगा ना कि भाई उठ जाओ, तुरंत जाकर के एमसीक्यू सॉल्व करो। तुम इतने ज़्यादा प्रो हो जाओगे अपने प्रैक्टिस की वजह से कि आप उस क्वेश्चन को रात में उठ करके सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि आप 50 क्वेश्चन डेली करने का मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या हो रहा है, ट्रेन हो रहा है। ठीक है, एक बार सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो गया तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। इसको रोकने का सॉरी, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है रिपीटिशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो इंग्लिश के हों, जीके के हों, मैथ के हों। अब ये 50 क्वेश्चन मान लीजिए 1 आवर में आप कर रहे हो, ठीक है, तो 1 आवर इस 50 क्वेश्चन को करने के और 1 आवर जो है इस 50 क्वेश्चन को चेक करने के। बहुत हेक्टिक होगा, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने किया है। एक टाइम ऐसा आता है, गिव अप करने का टाइम आता है कि भाई अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर गिव अप कर दोगे आप, लेकिन यही चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पर अधिकतर एस्पिरेंट क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे। ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है? आपको डेली बस बस एक दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि आज मुझे 50 क्वेश्चन करना है बस। बस आज का सोचना है, कल का नहीं सोचना है, ठीक है? तो 50 क्वेश्चन डेली-डेली करते जाओगे, इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता जाएगा और क्या है कि इससे एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा। और ये एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि आप ऐसे-ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व कर दोगे जिसके बारे में आपको खुद कुछ नहीं पता है, ठीक है? आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, ठीक है? जितनी बेटर रीडिंग स्किल होगी उतना टाइम आपका बचेगा एग्ज़ाम में, ठीक है? उतना स्मूथली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि पीवाईक्यूज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वो पीवाईक्यू बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है? पीवाईक्यूज़ बेस्ड होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, इंग्लिश के कम से कम नहीं 10 इयर्स के को पीवाईक्यूज़ कर लेने हैं, ठीक है? मार्केट में ढेर सारी बुक्स आती हैं और या फिर यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के पेपर डाउनलोड करके कर सकते हो। दूसरा क्या है, आपको मैथ के कम से कम नहीं एटलीस्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है? तीसरा क्या है, जो हमारा जीके है, जीके में भी आप देखोगे तो 10 इयर्स के आपने क्वेश्चन कर लिए ना, तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि बहुत क्वेश्चन आपके सीडीएस 1 2026 में फँसेंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है? अगर इतना आपने कर लिया, अब देखो वन टाइम नहीं करना है, ध्यान देना, वन टाइम नहीं करना है, इसको कम से कम नहीं 3 टाइम्स करना है, ठीक है? 3 टाइम्स करना है। आपको टारगेट 3 टाइम्स करना हो सकता है और 2 टाइम्स ही हो पाए क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है? लेकिन आपको इनको करके जाना है। इससे क्या होगा कि आपको के अंदर क्या होगा कि यूपीएससी किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो स्टेटमेंट कैसे फ्रेम कर रहा है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है? एक बार ये चीज़ समझ में आ गया कि एग्ज़ामिनर का माइंडसेट अगर आपको क्लियर हो गया ना, कि एग्ज़ामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस को सेट कर रहा है, तो डेफ़िनेटली आप जो आंसर होगा उस पे बहुत ईज़िली तरीके से पहुँच जाओगे। आप एलिमिनेशन लगाओगे, बहुत सी चीज़ें यूज़ करोगे, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इन्हें एनालाइज़ करना ज़रूरी है। ये नहीं कि सॉल्व किया, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन हुआ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टिक लगाया, वो आगे बढ़ गए। ठीक है? टिक लगाना है, उसके बाद उसको कायदे से एनालाइज़ करना है इसके चारों ऑप्शन, कि भाई ये 3 ऑप्शन क्यों रखे हैं? ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते हैं? ये बहुत ही एक्सटेंसिव काम है, इतना आसान है नहीं, ठीक है? और सब लोग कर भी नहीं पाएँगे, इस जो करेगा उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा, बहुत सीधी चीज़ है, समझ रहे हो? तो आपकी जो भी स्टडी होनी चाहिए वो पीवाईक्यू बेस्ड होनी चाहिए। इसलिए आप अपने डेस्क के सामने ये सारे पीवाईक्यूज़ होने चाहिए और डेली पीवाईक्यूज़ हो सकता हो जो मैंने 50 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, वो 50 क्वेश्चन यहीं से उठा लो पीवाईक्यूज़ से, इससे बेस्ट सोर्स हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में क्या करना है आपको, सबसे लास्ट में मॉक पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना है, क्योंकि मॉक क्या करेगा आपको थोड़ा-सा रियल एग्ज़ाम के थोड़ा-सा आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है?
रियल एग्जाम इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपको क्या है कि एग्जाम में आप पैनिक मोड में नहीं आओगे, स्ट्रेस में नहीं आओगे, ठीक है? आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा, आप बहुत इजीली तरीके से अपने माइंड को काम रख पाओगे और टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा यूज कर पाओगे, ठीक है? टाइम मैनेज हो पाएगा, ठीक है? तो मॉक क्या है, मॉक पे फोकस करना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, डिस्क्लेमर ये है कि भाई मॉक के नंबर पे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है? आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो। यहाँ से आपको ये चीज समझ में आएगा कौन कौन सी आप मिस्टेक कर रहे हो, नहीं इंप्रूव करना है। दूसरा यहाँ ये समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है, ठीक है? जो वीक वाले टॉपिक है उन्हें और थोड़ा सा रिवाइज कर लो, जो स्ट्रांग है वो भी पता चल जाए कि हाँ भाई इन्हें इतना रिवाइज नहीं करना है, वीक वालों को ज्यादा। तो यहाँ क्या आता है, टारगेटेड अप्रोच आती है। तो जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी उतना बेटर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज क्या करना है, ये मॉक पे करना है। और मॉक में क्या है, आपको जैसे 2 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है? आपको 2 घंटे नहीं देने हैं, कम से कम नहीं, आपको 1 घंटे 50 मिनट में, ठीक है? 1 आवर 50 मिनट में आपका पेपर हो जाना चाहिए। आपको टाइमर इतना लगाना है, 10 मिनट का बफर लेके हमेशा चलना है, ठीक है? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि भाई साइन करवाते हैं, ठीक है? बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, तो 10 मिनट का बफर हटा देना है, ठीक है? ताकि वो आपको इफेक्टिवली देखा जाए तो 1 घंटे 50 मिनट ही मिलने वाले हैं, ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि हो सकता हो कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ, तो वो इन सब चीजों में निकल जाता है 10 मिनट, ठीक है? तो ये सारी चीजों को आपको फोकस करना है। और जो मैंने आपको ये बताया है ऊपर, जो सारी चीजें, इन्हें आपको ध्यान रखना है, इन्हें नोट डाउन कर लेना है। फिर अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है? जो एक कस्टमाइज्ड होगी, जो सिर्फ आप पे अप्लाई होगी, उसे करना है। और सिर्फ एग्जीक्यूट करते जाना है, ठीक है, चीजों को। और ज्यादा इधर उधर फोकस नहीं करना है, ठीक है? और कुछ चीजें और मैं बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, कुछ चीजें और बता दे रहे हैं कि भाई आपको कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, ठीक है? कुछ मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। कौन कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है? सबसे पहले मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मल्टीपल रिसोर्सेज को क्या करना है, अवॉइड करना है। दूसरा क्या है कि भाई बहुत ज्यादा मॉक के पीछे नहीं भागना है, ठीक है? डोंट रन बिहाइंड मॉक। तीसरी चीज क्या है कि भाई लैक ऑफ रिवीजन, ठीक है? लैक ऑफ रिवीजन, आप क्या करते हो, रिवीजन पे फोकस नहीं करते हो। चौथा क्या है कि भाई प्रैक्टिस पे आप फोकस नहीं करते हो। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करना है, रिवीजन ज्यादा करना है, मॉक पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है? मॉक की जगह आप पीवाईक्यूज को रिफर करना, ठीक है? और मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, करंट अफेयर के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, ठीक है? एक दो जगह से करना है, बस खत्म। उसी के नोट्स बनाने हैं, उसी की रिवाइज करना है, ठीक है? इतनी चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका सीडीएस एग्जाम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, ठीक है? कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो ये एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। कंसिस्टेंसी होगी तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब आपको मैं फ्री रिसोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने क्या है, पूरी पॉलिटी को कवर कर रखा है, ठीक है? हम लोगों ने ज्योग्राफी कवर कर रखा है, हम लोगों ने मैपिंग सीरीज को कवर कर रखा है, ठीक है? हमारे कुछ टॉपिक मैथ्स के पढ़े हुए हैं, उसको कवर कर रखा है। इंग्लिश की हमारी एक आती है द एक्सप्लेन सीरीज, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है? इसको आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो रीडिंग हैबिट है बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। दूसरा क्या है कि हम लोग वोकैब डोज के नाम से एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग वोकैब्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है? फिर आप देखोगे, इंग्लिश हो गया, ये जीके हो गया। फिर उसके बाद मैथ में आप देखोगे, मैथ्स में ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देख लेना, वहां से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है? जो भी वहां मैंने टॉपिक कवर करा रखे हैं। बाकी आप पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री की कुछ वीडियोस पड़ी हैं, वो देख लेना। इससे क्या है कि आपका क्या है कि काफी चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी हम लोग पीवाईक्यूज बेस्ड पे चीजें लाएंगे, ठीक है? आप उन्हें वॉच करना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि पीवाईक्यूज को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? हम लोग का एक आप देखोगे इंस्टा अकाउंट है, आप इसे फॉलो कर लो। और हम लोग का एक स्पेशल फोकस ग्रुप चलता है फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, टोटली फ्री है, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।